बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली डिस्कस हो रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तस्वीर के ऊपर वो कमेंट्री कर रहा है, लेकिन जो एक एलामिया जारी किया गया है वो तो ठीक है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं। 1.5 घंटे की मुलाकात में ट्रंप ने आपसे क्या मांगा, आपने किन चीज़ों के ऊपर हाँ कही, क्या डील हुई है, क्या बातचीत हुई है। कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं हुआ इस वाले से। हालांकि ट्रंप को आप जानते हैं कि जब वो कोई भी मीटिंग करता है तो उसको बड़ा शौक होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया टॉक करना, फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देना और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हमारा एक दफाई मुआहदा भी हो गया सऊदी अरब के साथ। हमें जंगी बरतरी भी हासिल हुई। हमने भारत के 6 राफेल गिरा दिए। ट्रंप के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसे किसने कम करना है? यहाँ पर ये भी एक आम सवाल है। वर्ल्ड बैंक बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा माशी मॉडल है वो नाकाम हो चुका है और जो पाकिस्तान की 45.7% आबादी है वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। अब पाकिस्तानी अवाम को इस मुलाकात का क्या फ़ायदा होना है और इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो क्या हैं? बहुत सारे सवालात मीडिया के भी लोगों के ज़हन में हैं। मीडिया के साथ तो इंटरेक्शन वहाँ पर हुआ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, आपको बड़ी इज्जत मिली, लेकिन मसला कश्मीर के ऊपर क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों उन्होंने लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि मोदी को हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो क्या कोई इसमें इस तरह की यकीनदहानी तो नहीं कराएगी कि भारत के हवाले से नर्म रवैया अपनाए, मसला कश्मीर जो है वो अपनी जगह पर है, इसके ऊपर कोई वहां पर बात नहीं हुई। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जो इस वक्त मसला डिस्कस हो रहा है नाज़रीन, वो फ़लस्तीन को लेके, इब्राहिम अकॉर्ड को लेके है और एक जो तकरीर बहुत ज़्यादा मिस की जा रही है वो इमरान खान साहब की, जो उन्होंने यूएनओ की जनरल असम्बली में की थी। आज अभी ये जो इसकी मज़ीद तफसीलात तो नहीं सामने आ सकें क्योंकि मीडिया के साथ कोई बातचीत की नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने ईरान के साथ हमारा जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है मुकम्मल हुआ पड़ा है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा। तो अगर आपको अमेरिका इजाज़त नहीं देता तो 15 अरब डॉलर का जुर्माना, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान को अदा करना पड़ सकता है। अगर बराबरी की सतह पर ताल्लुकात हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिस तरह वो कह रहे हैं अमेरिका कि हमने बग्राम एयरबेस लेनी है, वापस लेनी है, और अमेरिका का जो है आपको पता है अरबों डॉलर का वहाँ पर असला पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान ये दावा करता है कि भाई वो जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है वो उसकी वजह से है। तो बग्राम एयरबेस की जो बात है वो सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि अमेरिका को बग्राम एयरबेस चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर उसने कोई मामलात करने, कोई नई जंग करनी है, वहां से वो चाइना की निगरानी भी करना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये किया है जी कि अमेरिका के आप बड़े करीब हुए, आपकी दोस्ती हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन ऐसे में जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान दूर होता गया और फिर अमेरिका ने आपको हमेशा धोखा गया, फिर वापस आपको इन्हीं ही की तरफ आना पड़ा है। तो अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको पता आज़ाद हैं, वो रशिया से भी ऑयल खरीदते हैं, उनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं उधर अपनी जगह पर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जैसे गैस पाइपलाइन का मंसूबा मैंने आपको बताया, तो ईरान से हम वो भी नहीं अपने मुल्क के मफादात में खरीद सकते क्योंकि अमेरिका आपको इजाज़त नहीं दे रहा। ये तमाम तर चीज़ें भी हैं। हमेशा जो है वो अमेरिका ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस्तेमाल किया है। लियाकत अली खान ने रूस के बजाय
अमेरिका को तरजीह दी, अयूब खान सर्द जंग में नुमाया हुए, ज़ियाउल हक सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल हुए। भुट्टो साहब पहले करीब थे, लेकिन जब खुद मुख्तारी का उन्होंने नारा लगाया तो फिर उनको ठिकाने लगा दिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब अफगानिस्तान में अड्डे दिए तो फिर उनको सहारा मिला। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब भी, इनको गैर मामूली जो प्रोटोकॉल मिला और रेड कारपेटेड जो उनका इस्तकबाल हुआ है, तस्वीरें आ रही हैं मंजर आम पर। इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हल्के और नू लीगी जो है वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं जी, जश्न का समा है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये सब जो है इब्राहिमी मुआहदे के तहत इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी या भारत को ब्रिक्स के तनाजर में दबाव डालने का पैगाम तो नहीं है। आपको पता है ट्रम्प भारत को जलाने के लिए पिछले कई अरसे से, कभी ठीक है 6 राफेल हमने गिराए, कभी वो कहता है 7 राफेल गिरा दिए, बार बार वो। और शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर भी एक काम और किया कि उन्होंने ट्रम्प को अमन का दाई कह दिया, अलमबरदार कह दिया। वही ट्रम्प के जब भी सलामती कौंसिल में करारदाद जाती है जंगबंदी की फलस्तीन के खिलाफ, तो यही अमेरिका, यही ट्रम्प जो है बार बार उसको वीटो कर देता है, जंगबंदी नहीं होने देता। खैर ये प्रोटोकॉल वैसे नहीं होता। ट्रम्प तो आपको पता है डीलर है, बिजनेसमैन है। उसकी एक किताब अगर आप पढ़ें तो वो हमेशा यही कहता है कि भाई मैं अपना फजूल वक्त ज़ाया नहीं करता। और कॉल पे भी वो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस उसकी इस तरह के आई हैं कि जिनमें वो कॉल कट कर देता है। वो कहते हैं नहीं, मैं फजूल लोगों से बात करके क्या पता मैं किसी और से बात करूं तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ जाए, तो मैं अपना टाइम नहीं। वो डीलर है बेसिकली। तो अब क्या डील्स हुई हैं, क्या बातचीत हुई है अंदरूनी खाना, उसका हमें तो नहीं पता, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान में फिर वो चीज़ें होती भी आपको नज़र आ रही होती हैं। दूसरी जानिब खबर है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं वहाँ के। 29 सितंबर की आपको पता है कि एक मैसिव कॉल है आज़ाद कश्मीर भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है नाज़रीन। लेकिन उधर मुज़ाकरात हो रहे थे और अमीर मुकाम साहब और तारिक फजल चौधरी एक्शन कमेटी के साथ बैठे हुए थे। तो साथ ही जो रेंजर्स है और पुलिस है पाकिस्तान से, वो दाखिल होगी आज़ाद कश्मीर में। और अभी पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खास तौर पर जो जियो न्यूज है, इतना झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। वहां पर ये खबरें चल रही हैं जी कि अमीर मुकाम के नाम से कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। भाई कौन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए? आप तो जो अहम मुतालबात थे आपने कहा ये तो हमारे इख्तियारात में है ही नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, तो मुज़ाकरात कौन से हो गए? और अभी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया जी वादी नीलम में। राजा इफ्तिखार साहब जो के कोर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के, तो उनको गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है, हमारे कुछ वहाँ के सहाफ़ी इस हवाले से खबरें दे रहे हैं कि ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान से वज़ीर दिफा साहब जो है तो वो डायरेक्टली इस मामले को देखेंगे, निगरानी करेंगे और फोर्सेस इसीलिए वहाँ पे तैनात की गए हैं। एक तो ये भी डर रहा है करप्ट जो नुमाइंदे हैं, देखें ये भी मुतालबा है ना कि वो अपनी मुराद कम करें, नहीं करेंगे तो इनको हम असम्बलियों में नहीं बैठने देंगे। वहाँ की अवाम ये कह रही है, ये कौन सा कोई नाजायज मुतालबा है? तो ऐसा है कि राजा इफ्तिखार साहब को नीलों वैली से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वहां पर भी एहतजाज शुरू हो गया है। लोगों ने टायरों को आग लगा दी, सड़कें मेन शाहरा जो नीलम है वो बंद कर दी है और जो है वो खाई गला आज़ाद कश्मीर में वहाँ से भी जो विजुअल सामने आ रहे हैं, पुलिस और अवाम आमने सामने है बड़ी तादाद में। देखें अवाम को और रियासती इदारों को आमने सामने लाने वाली ये जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी ठीक नहीं है। जायज़ लोगों के मुतालबात हैं वो हल होने चाहिए। और ऊपर से आप ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर के जो वुज़रा हैं, ये अतीक साहब, सरदार अतीक जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही कि आप इस मौके के ऊपर किस तरह के इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन एक बात बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं, मैं भी इस बात पे पूरा मुझे भी यकीन है कि ये ऐसे ही होगा। अगर आप वहाँ लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये तहरीक किसी और तरफ चली जाएगी। अभी तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं ऐसे लोग जो कि वही नारा लगाते हैं जो आपको पसंद आता है, लेकिन
جب آپ کے لوگ اپنی ریاست سے اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں اور آپ ڈنڈا بردار فورس کے ذریعے ان کو زبردستی کنٹرول کریں گے، تشدد کریں گے، آپ یہ دکھائیں گے کہ بھئی ہم ریاستیں، ہمارے پاس تو آپ کے لیے یہ رینجرز بھی ہے، یہ پی سی بھی ہے، یہ ایف سی بھی ہے، یہ پولیس بھی ہے، تو عوام کا جو غصہ ہے وہ بے قابو ہو جانا ہے اور اسے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر عوام وہاں کی دیکھیں، وہ لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں۔ اب اگر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آزاد کشمیر میں، بلکہ ان کا کل کے ولاگ میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے ہیں اس کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، عوام اپنے حقوق کے لیے نکل آئی ہے، وہ اس نظام سے تنگ ہے، وہ خود ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ایکشن کمیٹی کو ہم فنڈنگ کر رہے ہیں جی، ایکشن کمیٹی ہماری ہے جی، ہمارے حقوق کی بھارت کی جنگ لڑ رہی ہے، ایسا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اگر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ چھوڑ دینا اپنی مراد، 12 نشستوں کا خاتمہ ہو جائے جو اس ریاست کے وسائل کے اوپر بوجھ ہیں۔ دوسری طرف غریب عوام کو اسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، ٹیسٹوں کی سہولت میسر نہیں ہے، غریب کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا، روزگار نہیں نوجوان حاصل کر سکتے، اور آپ عیاشیاں کریں تو آپ چھوڑ دینا، بجائے اس کی کہ آپ کوٹ کرتے ہیں کہ انڈین وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے اور آزاد کشمیر پہ اور پاکستان پہ جو ہے بھارت اس دوران حملہ کر سکتا ہے۔ اب اگر اس دوران حملہ کر سکتا ہے تو آپ آزاد کشمیر کی عوام کو جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہے، کوئی اور حل نکالیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھائیں اور مذاکرات کریں تو جان چھڑائیں۔ عوام تو سڑکوں پر ہے، اب عوام آپ کے اس بیان کی وجہ سے گھروں میں تو نہیں جا سکتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت وزیر داخلہ امیت شاہ کا یہ بیان ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری پالیسی کے مطابق ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور صدر عتیق صاحب، آپ ہیں کون؟ آپ کی نشستیں کتنی ہیں؟ کوئی بمشکل 1-2، وہ بھی کس طرح سے ہمیں پتہ ہے۔ تو ریاست کے اندر افسوس کے ساتھ ہر جگہ کے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سہولت کار قسم کے، وہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جی، آپ کو نہیں، پوری ریاست کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس وقت جو عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے تو مہربانی کر کے آپ ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ آپ اپنے اتحادیوں کو بولیں کہ بھائی ان کے جائز مطالبات مان لیں تو بات ختم ہو جانی ہے۔ اچھا جی، احمد فراد آپ کو پتہ ہے کشمیری شاعر ہیں، انہوں نے کل یہ پوسٹ کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ وفاق میں موجود ایک باخبر بیوروکریٹ نے انہیں بتایا ہے کہ وفاق کو شدید خطرہ ہے کہ کہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک سے پاکستان میں عام لوگ ہمت نہ پکڑ لیں، اس لیے وفاق اس بار سختی سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی لیے مظفر آباد میں ایک اہم ادارے کا ایسا افسر تعینات کیا گیا ہے جسے خفیہ حلقوں میں بے رحم قصائی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے انقلاب کی باتیں تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں، کے پی میں ہو رہی ہیں، بلوچستان کے اندر، انٹرنیشنل جو اوورسیز ہیں، گلگت کے اندر، پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر، ہر طرف انقلاب کے لیے وکلا گول میز کانفرنس کر رہے تھے۔ اور کل جو ایک تقریب ہوئی اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما بھی تھے، صحافی بھی تھے، وکلا بھی تھے، یہی باتیں سب کر رہے تھے کہ کوئی حل نہیں ہے جی سوائے انقلاب کے۔ تو جب پوری قوم آپ کے اس وقت آپ کی جو پالیسی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو انقلاب تو انشاءاللہ آئے گا، لیکن یہ جو چیزیں حکمران جو ان کو بھی اچھا میں یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ سردار عمر نذیر کشمیری، شوکت نواز میر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، یہ کور ممبرز ہیں ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دنیا بھر کی فورسز منگوا لو، امریکہ، روس، انڈیا، جہاں سے مرضی ہے دنیا بھر سے فورسز منگوا لو، لیکن اب ان کی مراد کسی بھی صورت نہیں بچیں گی، نہ مراد بچیں گی اور نہ 12 سیٹیں 12 نشستیں بچیں گی۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ نہیں ہل رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو پھر کرنا پڑے گا۔ اور پھر جی 29 ستمبر سے پہلے ہی بس شروع ہو گئے احتجاج وادی نیلوں میں، آپ کو میں نے بتایا کیرن میں، کھائی گلہ میں، دونوں اضلاع میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، پولیس مظاہرین آمنے سامنے ہیں، ٹکراؤ کا خطرہ ہے کیونکہ یہ حکومت کی ہٹ درمی ہے، اور اگر کوئی بھی ریاست کے کسی بھی شہری کا ایون پولیس آفیسر، یہ بھی ظاہر ہے بیچارے اپنی نوکریوں کے اوپر ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، تو کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے وہ غلط ہے دونوں جانب سے۔ اور آزاد کشمیر کے جو نام نہاد کرپٹ حکمران ہیں، ایک تو کٹپتلی وزیر اعظم انوار الحق چودھری جو اسٹیبلشمنٹ نے راتوں رات وہاں مسلط کیا ہے،
اور PDM2 ٹائپ جو جماعتیں، یہ تمام حکمران اس کے ذمہ دار ہوں۔